नोज ब्लीड यानी कि नाक से खून आना, ये एक बहुत ही सामान्य सी समस्या है, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि बच्चों में और बड़ों में दोनों में ही देखा जाता है, दोनों में ही हो सकता है। नाक से खून आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होता है और इसको इजीली हम घर पे मैनेज कर सकते हैं। लेकिन कई सारे इससे जो रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं उसको मेडिकली चेक करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नोज ब्लीड या फिर जिसको कि एपिस्टैक्सिस भी कहते हैं, होता क्या है? बेसिकली जो हमारी नाक के अंदर की लाइनिंग है वो वहाँ की जो टिश्यू है वहाँ पे अगर कोई इंजरी हो जाती है तो उसकी वजह से नाक से खून बहने लगता है। हमारी जो नाक की पोजीशनिंग है ये इसको अपने आप में काफ़ी प्रोन बनाती है किसी भी इंजरी के, क्योंकि एक तो सेंटर ऑफ फेस में है जहाँ पे मैक्सिमम जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पे हैं, कई सारे लार्जर बड़े ब्लड वेसल्स भी होते हैं। तो वहाँ पे कोई भी इंजरी या फिर कई भी और सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से अगर नाक पे किसी भी तरीके का कोई भी ट्रिगर हो रहा है, कोई भी प्रोवोकिंग फैक्टर है, तो नाक से खून आना पॉसिबल होता है। क्या हमेशा नाक से खून आना सीरियस होता है? नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये हमेशा सीरियस नहीं होता है, लेकिन अभी हमने बोला कि कुछ एक ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कि इसके साथ जुड़े होते हैं जो कि इसको सीरियस बनाते हैं और इसके लिए हमें मेडिकली इसको दिखाना, चेक कराना, ईएनटी डॉक्टर से बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है, जो नोज ब्लीडिंग है ये अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, अलग अलग कारणों से हो सकते हैं। लाइक अगर छोटे ब्लड वेसल के कारण हो रहे हैं, किसी माइनर इंजरी की वजह से हो रहे हैं तो ईजिली वो मैनेज हो जाएंगे और वो कोई ऐसी सीरियस बात नहीं होती है। लेकिन अगर वो बड़े ब्लड वेसल को कोई इंजरी हो गई है, उसकी वजह से ब्लड आ रहा है, या फिर कोई और बीमारी है जिसकी वजह से ब्लड आ रहा है, वहाँ पे मेडिकल हेल्प बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। और जिस भी अंडरलाइंग कॉज की वजह से नोज ब्लीडिंग हो रही है उसका ट्रीटमेंट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसको समझने के लिए ये हमें देखना पड़ता है कि इसके साथ और भी जुड़े क्या लक्षण हैं, कितनी देर तक जो नोज ब्लीडिंग हो रही है वो हो रही है, कितनी देर में स्टॉप हो रही है, कितना अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो लॉस हो रहा है, और क्या रिकरेंट नोज ब्लीडिंग हो रही है या फिर कभी चोट लगने से या फिर नॉर्मल हाथ लगने से ब्लीडिंग हुई। तो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं इनको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब अगर हम बात करें कि कितने तरीके की नोज ब्लीडिंग होती है, तो ये भी जो ब्लीडिंग हो रही है वो कहाँ से हो रही है, मतलब साइट के हिसाब से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एंटीरियर नोज ब्लीड एंड पोस्टीरियर नोज ब्लीड। एंटीरियर नोज ब्लीड जहाँ पे नाक के आगे के हिस्से में ब्लड आता है, जो कि यहाँ पे छोटे छोटे कैपिलरीज हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनमें कोई इंजरी हो गई। हमारी जो नाक की लाइनिंग है वो काफ़ी डेलिकेट होती है, इसकी जो टिश्यू है वो काफ़ी डेलिकेट है, तो वहाँ पे ब्लड वेसल या कैपिलरी में कहीं पे भी कोई भी इंजरी होती है तो वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ये बेसिकली बच्चों में देखा जाता है, चोट लग जाती है या फिर जो उनकी नोज में फिंगर डालने की, उंगली डालने की आदत होती है, कई बार बच्चे कोई ऑब्जेक्ट भी, कोई चीज भी डाल देते हैं खेलते खेलते, तो इन सारे कारणों से एंटीरियर नोज ब्लीड होता है। ये बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होता है और इसको इजीली हम घर पे मैनेज कर सकते हैं। बच्चों पे ध्यान दें, उनको एजुकेट करें, तो इससे हम बच सकते हैं। वहीं पे हमारा जो दूसरा टाइप ऑफ नोज ब्लीड होता है वो होता है पोस्टीरियर नोज ब्लीड। पोस्टीरियर नोज ब्लीड जो कि हमारे नाक के पीछे के हिस्से पे होता है। कह सकते हैं कि डीप इनसाइड द नोज जो होता है वहां से ये ब्लीडिंग होती है, थ्रोट के पास में हो सकता है, वहां पे जो लार्जर ब्लड वेसल्स होते हैं, बड़े बड़े ब्लड वेसल्स हैं, वहां पे कोई इंजरी हो गई है या फिर कोई और भी रीजन है जिसकी वजह से हो रहा है। तो जो पोस्टीरियर नोज ब्लीड है वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड का लॉस हो सकता है, ज़्यादा देर तक ब्लीडिंग हो सकती है, और ये अगर इस तरीके की जो नोज ब्लीडिंग है वो हो रही है तो वो सीरियस कंडीशन है जिसके लिए हमें तुरंत अपने डॉक्टर को, स्पेशली जो ईएनटी होते हैं जो कि स्पेशलिस्ट होते हैं इसके, उनको दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान देना है कि किस तरीके का किस जगह से नोज ब्लीडिंग हो रही है। और ये जो पोस्टीरियर नोज ब्लीड है बेसिकली ये बड़े लोगों में ज़्यादा होती है। तो अब हम समझते हैं कि किन किन लोगों में और किस तरीके से, क्या इसके कारण हैं जिसकी वजह से नोज ब्लीडिंग होती है। तो सबसे पहले जैसे कि हमने अभी बात किया, बच्चों में नोज ब्लीडिंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। वो एंटीरियर नोज ब्लीड होता है जो कि एक तो उनकी माइनर इंजरी की वजह से हो सकता है, गिरने की वजह से हो सकता है, फिंगर जो पिक करते हैं उसकी वजह से हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट उसमें डाल देते हैं, पेंसिल एंड ऑल, कई बार उनकी आदत होती है पेन पेंसिल को डालने की, तो उसकी वजह से, इंजरी की वजह से हो सकता है। साथ ही साथ जो ड्राई एयर होता है वो हमारी जो डेलिकेट लाइनिंग है नोज की उसको ड्राई करता है, उसमें फिर क्रैक्स हो जाते हैं। ब्लो करते हैं, बच्चों को काफ़ी फ्रिक्वेंटली कोल्ड एंड ऑल होता रहता है, तो ब्लो कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं नोज, इन सारी सिचुएशंस में वहाँ पे इंजरी हो जाती है और नोज ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होती है, थोड़ी ही होती है। साथ ही साथ जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनमें भी नोज ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स हैं वो उन पे प्रेशर बढ़ जाता है, एक्सपेंड हो जाते हैं, तो उनमें भी नोज ब्लीड होने के चांसेस रहते हैं।
वो लोग जिनमें कि ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स होता है उनमें भी ये चांसेस रहते हैं। साथ ही साथ जो ब्लड थिनर्स लेते हैं, ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी नोज ब्लीडिंग के चांसेस रहते हैं, वो लोग भी नोज ब्लीड के प्रोन रहते हैं। उसके अलावा कई सारे इन्फेक्शंस होते हैं, एलर्जिक नॉन एलर्जिक राइनाइटिस है जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जा रहा है, ऐसी सिचुएशन में भी नोज ब्लीडिंग के चांसेस रहते हैं। साइनसाइटिस है, बहुत सारे कैंसर हैं, कई तरीके के ट्यूमर्स होते हैं, नाक से रिलेटेड है, थ्रोट से रिलेटेड है, उनमें भी ये कंडीशन हो सकती है। साथ ही साथ हाई ब्लड प्रेशर एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। तो हाई ब्लड प्रेशर के दौरान भी नोज ब्लीडिंग होती है। तो जब भी नोज ब्लीडिंग हो रही है किसी एडल्ट में ज़्यादा हो रही है तो तुरंत ब्लड प्रेशर चेक करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसकी मॉनिटरिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ऑलरेडी पहले से हाइपरटेंशन है पेशेंट को तो ऐसे लोगों में इसके चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। कई बारी कई सारे केमिकल इरिटेंट्स होते हैं जो कि नाक की लाइनिंग को इरिटेट करते हैं, वहाँ पे इंजरी करते हैं, उसकी वजह से भी ये प्रोन हो जाता है। साथ ही साथ कुछ एक नेजल स्प्रेज होते हैं जिनको कई कारणों से यूज़ किया जाता है। कई बारी रनी या स्टफी नोज है या फिर चीज नोज है, उसको रिलीव करने के लिए रिपीटेड जब हम नेजल स्प्रे यूज़ करते हैं तो वहाँ पे ड्राइनेस होती है, उसकी वजह से ये इंजरीज हो जाती हैं। साथ ही साथ हाई ऑल्टीट्यूड्स में भी जो ड्राई एयर एंड रिलेटेड समस्याएं होती हैं उसकी वजह से भी नोज ब्लीड होने के चांसेस रहते हैं। डेविएटेड नेजल सेप्टम ये एक बहुत बड़ा कारण होता है नाक से जुड़ी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए, जिसमें कि नोज ब्लीड भी एक कारण रिजल्ट हो सकता है कि डेविएटेड नेजल सेप्टम अगर है तो नोज ब्लीडिंग भी हो सकती है। रिपीटेडली नोज ब्लो करते हैं, कई लोग बहुत फोर्सफुली नोज ब्लो करते हैं और इन सारे कंडीशंस में भी, क्योंकि मैंने बताया कि इनर लाइनिंग जो है काफ़ी डेलिकेट है तो वहाँ पे इंजरी हो सकता है, नोज ब्लीड हो सकता है। कफ एंड कोल्ड के दौरान भी ये काफ़ी बार हो जाता है। उसके अलावा नेजल पॉलिप्स हैं, जैसे कि बताया कुछ एक ट्यूमर्स हैं, कैंसर्स हैं जो कि इनसे रिलेटेड है, इन सारी कंडीशंस में भी नोज ब्लीड होता है। अब अगर हम बात करें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पोर्शन ऑफ दिस वीडियो है कि अगर नोज ब्लीड होता है तो हम किस तरीके से उसको स्टॉप कर सकते हैं, घर पे हम उसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जो करना होता है कि बिल्कुल काम डाउन हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए। मैंने अभी आपको बताया कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी नोज ब्लीड होता है। तो जब हम स्ट्रेस लेते हैं, जब हम पैनिक हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं तो हमारा फिर से ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और नोज ब्लीडिंग के चांसेस उसमें और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर नोज ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग जो लॉस है, ब्लड लॉस है, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो सबसे पहला काम हमें होता है कि बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, काम डाउन हो जाएं और बिल्कुल अपराइट पोजीशन में हमें बैठ जाना चाहिए। लेटना नहीं है क्योंकि लेटने से हम एयरवे ब्लॉक कर सकते हैं। सीधे बैठ जाइए, थोड़ा सा जो हमारा अपर बॉडी है, हेड है, उसको हम आगे की तरफ फॉरवर्डली बेंड करेंगे, पीछे की तरफ नहीं फॉरवर्डली बेंड करेंगे सो दैट हम अपने एयरवे को ब्लॉक होने से बचा रहे हैं। अगर ब्लड बहुत ज़्यादा आ रहा है तो वो थ्रोट में जाएगा, गले में जाएगा और वो फिर अंदर ब्लॉकेज कर सकता है जो कि फर्दर प्रॉब्लम कर सकता है। उसकी वजह से नोजिया, वॉमिटिंग, ब्लॉकेज कुछ भी हो सकता है। तो हमें उसको बचाना है। तो हमें सीधा बैठना है, थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंड करना है, सिर को और बॉडी को थोड़ा सा आगे बेंड करना है, प्लस जो हमारा सॉफ्ट टिश्यू है उसको हम पिंच करेंगे अराउंड 10 मिनट्स के लिए, दबाएंगे नाक को और नीचे एक टिश्यू या फिर हल्का गीला कपड़ा कोई सा भी नीचे रख के नीचे ऐसे करके 10 मिनट तक वेट करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि ब्लीडिंग स्टॉप हुई है या नहीं हुई है। और साथ ही साथ ऐसे टाइम पे हम माउथ ब्रीदिंग करते रहेंगे, मुंह से अपने सांस लेते रहेंगे क्योंकि हमने नाक को बंद किया हुआ है। सॉफ्ट टिश्यू पिंचिंग हमें करते रहना है, इससे नोज ब्लीडिंग स्टॉप होने में काफ़ी मदद मिलती है। और जो हम सॉफ्ट टिश्यू पिंचिंग कर रहे हैं, थंब और इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे हमें जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो प्रॉपरली मिलता है। हार्ड जो पोर्शन है इसको नहीं दबाना है, इससे हमें कोई प्रेशर नहीं मिलेगा और इससे प्रॉब्लम होगी। तो हमें सॉफ्ट टिश्यू को इस तरीके से पिंच करना है 10 मिनट्स तक और उसके बाद 10 मिनट्स के बाद हम फिर से चेक करेंगे कि नोज ब्लीडिंग स्टॉप हुई है या नहीं। साथ ही साथ हम आइस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं, आइस क्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी कपड़े में रैप करके नाक के आसपास, उससे भी हम अगर करते हैं तो कंस्ट्रक्शन होगा और ब्लीडिंग स्टॉप होती है। और ये सब करने के बाद जब ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है उसके बाद भी हमें बेंड ओवर नहीं करना है, तुरंत लेट नहीं जाना है, बहुत तेज़ी से फिर से हमें नाक को ब्लो बिल्कुल नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। ये सब चीज़ें करने के बाद भी ब्लड बहुत ज़्यादा आ रहा है और बंद नहीं हो रहा है, अमाउंट ऑफ ब्लड बहुत ज़्यादा है, तो हमें तुरंत बिल्कुल एज ए इमरजेंसी इसको ट्रीट करना चाहिए और तुरंत हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, तुरंत वहाँ पर दिखाना चाहिए। और ये चीज़ मान लीजिए कि एक बार हुई, ठीक है, अगर रिपीटेडली हो रही है, ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसके बाद भी, ब्लीडिंग बंद होने के बाद भी हमें डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए और पूरा उनका एडवाइस लेना चाहिए कि ये किस कारण से हुआ, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है।
तो किस तरीके से ब्लीडिंग स्टॉप करना है, ये एक ज़रूरी चीज़ है, इसको समझना ज़रूरी है और हम इसको डे टू डे लाइफ में अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम होती है, कहीं भी हम इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। तो जब हम अपने डॉक्टर को दिखाने जाते हैं नोज़ ब्लीडिंग से रिलेटेड, हम अपनी प्रॉब्लम को लेकर जाते हैं, तो सबसे पहले बताना कि कितनी देर तक के लिए नोज़ ब्लीड हुआ था। एग्जैक्टली अगर हम लोकेशन बता सकते हैं, साइट बता सकते हैं कि कहाँ से नोज़ ब्लीड हुआ था, आगे कोई इंजरी हुई थी या फिर हमें समझ नहीं आया, ब्लड आ रहा था पर हमें समझ नहीं आया कहाँ से आया, ये बताना ज़रूरी है। कितनी बार हुआ है, अगर एक बार हुआ है या फिर कई बार रिपीटेडली हुआ है, ये भी बताना ज़रूरी है। कितना अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस हुआ है, थोड़ा सा ब्लड गया था, कुछ एक बूंदे थी या फिर 2-3 चम्मच था, कई बार कटोरी कटोरी जितना ब्लड भी आ जाता है, तो वो कितना अमाउंट ऑफ ब्लड था ये बताना भी बहुत ज़रूरी होता है। और नोज़ ब्लीड में किसी स्पेसिफिक नॉस्ट्रिल से आता है, दोनों से आता है, उसके साथ में और कोई सिम्टम होता है, नोज़िया है, हेडेक है या फिर और भी रिलेटेड कोई आपको लक्षण इसके साथ में है, तो वो भी बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देन अकॉर्डिंगली जो भी अगर नॉर्मल है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंटीरियर नोज़ ब्लीड है, सिंपल किसी इंजरी की वजह से हुआ है, तो अकॉर्डिंगली वो ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और अगर पोस्टीरियर नोज़ ब्लीड है, कोई और कारण है जिसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है, तो अकॉर्डिंगली जो भी इन्वेस्टिगेशंस रिक्वायर्ड है वो आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं एंड ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली दिया जाता है। जैसे कि नेज़ल पैक्स हैं वो एडवाइस किए जा सकते हैं, कॉटराइजेशन की ज़रूरत है तो वो किया जा सकता है। कोई दवाई देनी है या फिर कोई दवाई स्टॉप करनी है, एक्चुअली कई बार कुछ एक दवाई लेने के बाद भी नोज़ ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो वो भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर कोई आपकी दवाई चल रही है उसके बारे में भी अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं, क्योंकि मैंने बताया था कि जिन लोगों में जो लोग ब्लड थिनर्स का इस्तेमाल करते हैं या फिर जिन लोगों को ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स है, तो ऐसी कंडीशन में उन दवाइयों के कारण भी होता है। तो अकॉर्डिंगली अगर एडजस्टमेंट करने हैं तो वो भी आपके डॉक्टर करते हैं। उसके अलावा अगर रिलेटेड कोई लाइगेशन की वहाँ पे ज़रूरत है वो किया जाता है। किसी भी तरीके का अगर कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट चला गया, जैसे कि मैंने बताया बच्चे बहुत सारी चीज़ें नोज़ में भी डालने की उनकी आदत होती है, खेलते खेलते कोई चीज़ कोई ऑब्जेक्ट डालिए तो वो रिमूवल करना है, तो अकॉर्डिंगली वो किया जाता है। साथ ही साथ अगर किसी तरीके की इंजरी है, कोई फ्रैक्चर या ब्रेकेज हुआ है उसको ट्रीट किया जाता है, सेप्टम डेविएशन है तो उसको करेक्ट किया जाता है सर्जरी के द्वारा। तो ये सारे रिलेटेड ट्रीटमेंट्स हैं, मैनेजमेंट्स हैं, जिसको एज पर जो कंडीशन है पेशेंट की उसके हिसाब से ये सारे ट्रीटमेंट्स या मैनेजमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने बात किया नोज़ ब्लीड से रिलेटेड, एपिस्टैक्सिस से रिलेटेड। तो इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई और सुझाव है या इससे रिलेटेड और भी आप कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।